देशहित में आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में राजनीति कितनी मौका परस्त हो गई है। नेता कितने सिलेक्टिव पॉलिटिक्स या चुनिंदा राजनीति करते हैं, सिलेक्टिव आउटरीच भी आप कह सकते हैं। उन दलों और नेताओं की नीतियां कितनी पक्षपाती होती हैं, जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आप समझ जाएंगे। आपने शायद सुना होगा कि झारखंड में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे जज की संदिग्ध हत्या की गई। सोचिए, जज की हत्या हो गई, सुपारी किलिंग तक कहा जा रहा है इसको। तस्वीरें सामने आने के बाद दिन दहाड़े बीच सड़क पर उनकी आवाज से चंद मीटर दूर कैसे हुई, ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगी। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, ये देखिए आप, ये टेंपो ने मारा और टेंपो आगे दौड़ गया। ये सुपारी किलिंग बताई जा रही है, हत्या बताया जा रहा है, टेंपो भी चोरी का, तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ गई। लेकिन दिन दहाड़े मार दिया गया, जज की हत्या हो गई बीच सड़क पर, उनकी आवाज से चंद मीटर दूर जज की हत्या। तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। पहले ही नजर में वारदात संदिग्ध हत्या का मामला लग रहा है। जॉगिंग करते हुए लौट रहे एडीजे जज उत्तम आनंद को पीछे से आकर एक ऑटो ने टक्कर मार दी और संभवतः उनके सर पर भी वार किया। जज उत्तम आनंद उसी समय बेसुध हो गए, बेहोश पड़े रहे और गिर गए। करीब 1.5-2 घंटे बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और वहां उनका निधन हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया, वहां हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है, मामला बड़ा होता जा रहा है, जांच जारी है। लेकिन देश में इस खबर पर जो गौर करने वाली बात वो ये है कि देश में न्यायपालिका पर यह सीधा सीधा अटैक हुआ, दुर्दांत हमला हुआ। जज की सुपारी किलिंग का मामला एक तरीके से, सिटिंग एडीजी की संदिग्ध हत्या हो गई। लेकिन क्या आपको देश की मौजूदा राजनीतिक धारा में कहीं इसको लेकर चिंता नजर आई क्या? दिल्ली में अभी संसद का सत्र चल रहा है, क्या किसी एक नेता की जुबान से आपने वो आवाज सुनी? बात बात पर मोमबत्ती लेकर और तख्तियां लेकर जो सीजनल एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आते हैं, एजेंडेबाजी शुरू कर देते हैं, उनकी तरफ से उफ तक की आवाज नहीं सुनाई दी गई होगी। क्यों? दिल्ली से 6,500 किलोमीटर दूर, सोचिए किसी ने यह कह दिया ना कि कौआ आपका कान लिए जा रहा है, उस पर तो 2 हफ्ते से संसद ठप कर रखी है। और जिस देश में न्यायपालिका पर टेंपो अटैक हो रहा है, सिटिंग जज पर अटैक हो रहा है, मारा जा रहा है, सुपारी किलिंग एक तरीके से हो रही है, उस संदिग्ध वारदात पर एक शब्द किसी माननीय के मुंह से आपने सुना? नहीं सुना। सोचिए क्यों? सोचिए क्या है कि इस खबर की कोई बात नहीं करना चाह रहा, कोई चर्चा नहीं हो रही इस खबर की, क्यों? सोचिए, दरअसल उन्हें सूट नहीं करता है। ये मामला झारखंड का है, यहां पर कांग्रेस की सरकार कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। यहां पर देश में झूठ, भ्रम, प्रोपेगेंडा और नफरत की सियासत करने वालों के लिए ये सूट नहीं करता है उनको। झारखंड उत्तर प्रदेश नहीं है ना, गुजरात नहीं है ना, मध्य प्रदेश नहीं है। सोचिए उत्तर प्रदेश में किसी जज की ऐसी हत्या हो जाती, क्या होता आज देश में? झारखंड में तो कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, वहां कानून का कत्ल हो जाए, दिन दहाड़े जज पर अटैक हो जाए, टेंपू दौड़ा दिया जाए जज के ऊपर, लेकिन मजाल है कि किसी मंत्री की जुबान से एक शब्द निकल जाए। आप एक पल के लिए सोचिए, फिर से वही सवाल, झारखंड की बजाय ये यूपी में होता, ये झारखंड की बजाय आप सोच लीजिए ये किसी और राज्य में होता, मध्य प्रदेश में होता। वारदात को 40 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। पुलिस क्या कह रही है और झारखंड की सरकार क्या कह रही है? रिपोर्ट देखिए, समझिए, खबर को जानना आपके लिए जरूरी है। ये नहीं है कि झारखंड में हुआ तो कोई खबर नहीं दिखाएगा आपको। तारीख 28 जुलाई 2021, जगह धनबाद, झारखंड, वक्त सुबह 5:08। वारदात हत्या। झारखंड का शहर धनबाद। शहर में रणवीर सिंह चौक के पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद को एक ऑटो से टक्कर मार दी गई। जज उत्तम बेसुध सड़क किनारे पड़े रहे, लोग आते जाते रहे। 1.5-2 घंटे बाद किसी ने एडीजी उत्तम आनंद को शहर के मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया,
लेकिन जज उत्तम आनंद की जान नहीं बचाई जा सकी। खबर पूरे शहर में फैली तो जिला न्यायालय के जजों से लेकर वकील तमाम लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन कोई नेता नहीं पहुंचा। जज उत्तम आनंद का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा और फिर वहां से उनके पैतृक आवास हजारीबाग भी भेज दिया गया। लेकिन तब तक किसी नेता के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी, जबकि परिवार कह रहा था कि हत्या हुई है, सीबीआई जांच कराई जाए या न्यायिक जांच कराई जाए। सीबीआई जांच किया जाए और जो है इसमें अपने से नजर रख के एक न्यायाधीश नियुक्त करे और न्यायाधीश के थ्रू जांच किया जाए। परिवार गुहार करता रहा, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से किसी नेता मंत्री को एक जज की संदिग्ध हत्या पर कोई फिक्र नजर नहीं आई। तारीख 29 जुलाई 2021। जगह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने जब वो वायरल वीडियो देखा तो विचलित हो गए। एक सिटिंग जज की इस तरह संदिग्ध हत्या का मामला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचने के बाद झारखंड हाई कोर्ट एक्शन में आया और झारखंड पुलिस को तलब कर लिया गया। रोजाना सुनवाई की बात कही और जांच में लापरवाही पाए जाने पर सीबीआई जांच की चेतावनी भी दी। आनन फानन में हाई प्रोफाइल एसआईटी का ऐलान कर दिया गया। तब तक झारखंड की पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी और घटना में इस्तेमाल किए गए ऑटो को गिरिडीह से बरामद कर लिया गया था। दो व्यक्ति है, लखन कुमार वर्मा जो दिगवाड़ी सुनारपट्टी धनबाद के रहने वाला और राहुल वर्मा सुनारपट्टी जोड़ा पोखर थाना धनबाद का रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा जो ऑटो चालक है लखन कुमार वर्मा, इसके द्वारा जो है पूरे घटना को स्वीकार किया गया है, स्वीकारोक्ति बयान दिया है और धक्का मारने की इस बात को स्वीकार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जज की हत्याकांड की जांच अभी जारी है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद झारखंड पुलिस आखिरकार जागी। पुलिस ने इस बात को कबूल किया कि आरोपियों ने भी माना है कि इस घटना को उन्होंने जानबूझकर अंजाम दिया है। देखने वाली बात यह है कि इस घटना के पीछे आखिर वो कौन सफेद पोश लोग छिपे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। झारखंड पुलिस इस मामले का जल्द उद्भेदन की बात कर रही है, लेकिन आरोप कई है जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। अपने सहयोगी नितेश मिश्रा, कामरान के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो आप सोचिए, झारखंड में जज भी सुरक्षित नहीं है। बीच सड़क पर गुनाह की एक और भयानक घटना दिल्ली में हुई है। आपको दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए आप कि 4 लड़कों का एक गैंग 2 लड़कों को पीट रहा है। उसमें से एक युवक तो किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है, ये देखिए आप। लेकिन दूसरे लड़के की पिटाई होती रहती है, बुरी तरह से पीटा जाता है, युवक उसे थप्पड़ मारता है। वीडियो बना रहा शख्स आरोपियों की कार के नंबर तक जूम करता है। ये देखिए, ये गाड़ी का नंबर UP13 AW 3131, UP13 AW 3131। इसी कार में सवार होकर लड़कों ने उस लड़के की काफी देर तक पिटाई की। फिर जब वो खड़ा रहने लायक भी नहीं रह जाता तो उसे खींचकर कार के अंदर ठूस कर ले जाते हैं। बाद में उस लड़के का शव मेरठ के पास गंग नहर में फेंक देते हैं। ये मामला 4 से 5 जून का बताया जा रहा है। 4-5 जून का बताया जा रहा है। घर वालों का कहना है कि दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने में लड़के को अगवा करने की शिकायत दर्ज करने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। अब पता चला कि दिल्ली पुलिस का भी, सुनिएगा, दिल्ली पुलिस का भी एक सिपाही मोनू सिरोही इस हत्याकांड में शामिल था। आरोपी सिपाही मोनू सिरोही समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार इस पूरे मसले पर किया जा चुका है। 2 से 3 आरोपियों की धरपकड़ जारी है। न्यू अशोकनगर के SHO साहब अब सस्पेंड हो चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। देशहित में अगली खबर देखने से पहले आपको बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का यह बयान सुनना चाहिए, जिन्होंने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की सांसद की अमर्यादित और असंसदीय भाषा के खिलाफ मोर्चा खोला है। पहले आप बयान सुनिए निशिकांत दुबे का, फिर आगे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है। इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। आज भी यदि रेलवे चलता है तो आपको आश्चर्य होगा कि 40 से 45% पैसा केवल और केवल बिहार और झारखंड देता है। इसके बावजूद भी हम गाली सुनते हैं, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, जो राजद के लोग जो बिहारी प्राइड की बात करते हैं, जो लोजपा के लोग बिहारी प्राइड की बात करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग बिहारी प्राइड की बात करते हैं, और कांग्रेस जो देश जोड़ने की बात करता है, इस तरह के देश तोड़क मानसिकता के पार्टी के लोगों के साथ ममता बनर्जी जी का क्या बिहेवियर होगा, आज वो देखने वाली बात है। कहानी सुनिए। ममता बनर्जी की एक माननीय है, सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उनके विवादों के बारे में आप सुनते ही रहते होंगे, लेकिन ताजा आरोप बदजुबानी का है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा है। निशिकांत दुबे के आरोपों के मुताबिक 28 जुलाई को आईटी पर संसदीय समिति की बैठक थी। इस बैठक में बतौर सदस्य महुआ मोइत्रा भी आई थी और निशिकांत दुबे भी आए थे। मीटिंग तो नहीं हुई क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, लेकिन आरोप है कि इस दौरान माननीय सांसद टीएमसी की उन्होंने निशिकांत दुबे को सबके सामने बिहारी गुंडा कह दिया। तो सवाल यही उठ रहा है कि ममता के लिए बिहारी गुंडे हैं। इससे पहले आपको याद होगा चोटी वाला राक्षस सब कुछ कहा गया। अब निशिकांत दुबे जब महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा रहे हैं तो महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि निशिकांत दुबे के आरोपों पर मुझे हंसी आ रही है। महुआ के बचाव में टीएमसी तो ये तक कह रही है कि निशिकांत ने जब बैठक के रजिस्टर पर दस्तखत ही नहीं किए तो कैसे साबित करेंगे कि वो वहां पर मौजूद थे। मतलब टीएमसी के हिसाब से बैठक में मौजूद ही नहीं थे निशिकांत दुबे। खैर, ये तो निशिकांत बाबू साबित करेंगे, लेकिन अगर महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा है तो सवाल बिहारी अस्मिता का खड़ा हुआ है। बीजेपी की माने तो पूरे उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की अस्मिता पर यह सवाल खड़े करता है बयान। आरजेडी को टीएमसी से अपना रिश्ता बिहार के हित में तोड़ लेना चाहिए। उनसे कहना चाहते हैं कि अपने इस बयान को वापस लें। टीएमसी के सांसद ने और बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। उनको बिहारियों से और उत्तर भारतीय लोगों से माफी मांगनी चाहिए। I refuse to have anything to do with that individual or to say anything about anything he says. वो जो बोले हैं उनसे पूछिए वो क्या है। जो जैसा होता है वैसा ही लोगों को बोलता है। वो खुद अपना पहले इलाज करा लें डॉक्टरों से। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनको गुंडा करार दिया और गुंडा कह के बुलाना शुरू कर दिया। आप सोचिए 24 में मोदी के सामने बतौर चेहरा ममता आना चाहती हैं। उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठना आसान नहीं है, संभव भी नहीं है। महुआ मोइत्रा के बयान पर क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, क्या कांग्रेस, हर दल के नेता भड़के हुए हैं कि बिहारियों को गुंडा कैसे कह दिया ममता बनर्जी ने। ऐसे तो लगता है कि महुआ मोइत्रा ने ममता बनर्जी की विपक्षी एकता वाली कोशिश का ही बंटाधार कर दिया। उधर निशिकांत दुबे अड़े हुए हैं कि महुआ मोइत्रा को माफी मांगनी पड़ेगी। अब इसका 40 to 50% माइंस और मिनरल्स हमारे पास है। हम इस देश को बनाने का बात कर रहे हैं और इसको गाली देके ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। या तो उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा, महुआ मोइत्रा को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जो दल उनके साथ जा रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि वो हिंदी भाषी राजनीति कर रहे हैं या वो ममता बनर्जी की राजनीति कर रहे हैं। सवाल तो खड़े हो गए, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब महुआ मोइत्रा अपने बयानों के कारण विवादों में आई हैं। इससे पहले 31 मार्च को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को चोटी वाला राक्षस वंश का कहा। तो सवाल उठे, ये चोटी वाले राक्षस हैं ममता बनर्जी के लिए। 25 मई 2021 को गौमूत्र गोबर को लेकर आपत्तिजनक बातें उनकी तरफ से कही गई। हो सकता है अपीजमेंट की वजह से, बंगाल में चुनाव भी थे उस वक्त, होने वाले थे। 23 जनवरी 2021 को जय श्री राम के नारे को लेकर आपत्तिजनक बात उनकी तरफ से कही गई। दिसंबर 2020 में कृष्णानगर में मीडिया को 2 कौड़ी का प्रेस कहा। ये सब है उनकी तरफ से रिपीट, सीरियल ऑफेंडर आप कह सकते हैं।
11 दिसंबर 2020 को जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर भी उन्होंने मजाक उड़ाया, चोटी वाले राक्षस। और इससे पहले ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं, यूपी बिहार के गुंडे। तो सवाल यही, 24 में प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर देख रही है ममता बनर्जी, तो यूपी बिहार को तो साथ लेना पड़ेगा, उनको गाली देने से तो जीतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देशहित में अब बात करते हैं लेफ्ट पार्टियों के चीन प्रेम की। चीन के साथ भले ही भारत का सीमा विवाद चल रहा हो, लेकिन इससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की लेफ्ट पार्टियों की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर भारत में चीन के दूतावास में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेताओं ने हिस्सा ले लिया। इससे पहले सीसीपी के 100 साल पूरे होने पर लेफ्ट पार्टियों ने शी जिनपिंग की तारीफ भी की थी। अब चीन से लेफ्ट पार्टियों की इस नजदीकी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस वक्त चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, युद्ध जैसे हालात हैं, इनकी माने तो वो अंदर घुसा हुआ है, तो जंग जैसे हालात हैं, तो फिर जिससे जंग चल रही है उसके साथ बैठक में पार्ट क्यों ले रही है चीन को लेकर लेफ्ट की पार्टियां? ये सवाल कई खड़े हो रहे हैं। आप गलवान में भारतीय सेना के जवानों का बलिदान भूले नहीं होंगे। बॉर्डर पर चीन की अतिक्रमणकारी नीति भी आपको याद होगी। भारत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा कौन है, इसके जवाब में भी ज्यादातर भारतीय चीन का ही नाम लेंगे। साफ है, एलएसी पर जो अपनी बातों से पीछे हटकर भारत की जमीन को अपना बताता है, भारत की जमीन पर कब्जे की नीयत रखता है। गलवान में मिले धोखे के बाद उस चीन से यारी के बारे में कोई भारतीय सोच भी नहीं रहा हो, लेकिन देश में कुछ नेता इसके अपवाद भी हैं। इस तस्वीर को देखिए। इस वर्चुअल मीटिंग की तस्वीर में नजर आ रहे ये भारत में चीन के राजदूत सुन वेइदोंग हैं। उनके साथ वर्चुअल मीटिंग में मौजूद हैं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के काउंसलर डू शियाओलिन। इसके अलावा इस मीटिंग में लोकसभा सांसद एस सेंथिल कुमार और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति के सचिव जी देवराजन भी मौजूद थे। ये मौका था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें स्थापना दिवस पर भारत में चीन के दूतावास में आयोजित सेमिनार का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने शिरकत की। खास बात यह है कि इस सेमिनार में गलवान और भारत के साथ सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर भी बात की गई। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों की चीन के साथ इस जुगलबंदी पर सवाल उठना ही था और उठा भी। चीन के राजदूत के साथ लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने के अवसर पर एक सेमिनार में भाग लिया, जिसके बाद बीजेपी ने लेफ्ट नेताओं पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट पार्टियों की निष्ठा हमेशा बाहरी ताकतों के साथ रही है और यही वजह है कि लेफ्ट को देश की जनता ने नकार दिया है। चीन से लेफ्ट पार्टियों की दोस्ती की ताजा घटना का जिक्र हुआ तो बीजेपी नेताओं ने पुरानी कहानियां भी सुना डाली। हमेशा इनका निष्ठा देश का बाहर रहा है, कभी चाइना के साथ, ये लोग कभी भारत के साथ नहीं रहे। चीन भारत आक्रमण के समय उन्होंने स्लोगन दिया था, भारत चीन को आक्रमण किया है, और बांग्ला में स्लोगन था, चीन चेयरमैन हम हमारा चेयरमैन, मतलब चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। वैसे लेफ्ट पार्टियां इससे पहले चीन में सीपीसी के 100 साल पूरे होने पर चीन के राष्ट्रपति की खुलकर तारीफ कर चुकी। चीन में सीपीसी के 100 साल पूरे होने पर लेफ्ट पार्टियों ने बधाई दी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने चीन के राष्ट्रपति को पत्र लिखा, कोरोना संक्रमण से चीन के निपटने के तरीके को दुनिया के लिए सबक बताया। येचुरी ने शी जिनपिंग के नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। What is wrong? Because we have party-to-party relationship, whether BJP has party-to-party relationship with Communist Party of China or not. So it is an occasion. After all, that party has completed or is completing its 100 years. We took that opportunity to convey our good wishes. ऐसे में सवाल उठता है कि लेफ्ट पार्टियों का चीन से संबंध, इसके मायने क्या है? दुनिया भर में सोशलिज्म है और हर सरकार सोशलिस्ट वेलफेयर पॉलिसीज लाती है, तो वो सही चल रहा है, परंतु कम्युनिज्म तो हर जगह डिस्क्रेडिट हो गया है।
तो बट हमारी लेफ्ट पार्टीज बहुत पुराने जमाने के विचारों में रहती हैं, शायद ये इनके लीडर्स, तो इनको कम्युनिज्म में ही होप दिखती है। वैसे 1962 से लेकर कई बार ऐसे मौके आए हैं जब चीन से भारत के विवाद के बीच लेफ्ट पार्टियों की निष्ठा पर सवाल उठाए गए, और इस बार भी लेफ्ट पार्टियों को चीन के साथ दोस्ताना निभाने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। लाल सलाम चीन के गुलाम। आगे बढ़ते हैं देश हित में। अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के तालिबान प्रेम की। जी हां, आतंकी प्रेम, तालिबान। ये बात तो अब सारी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है, लेकिन अब इमरान खान का तालिबान प्रेम खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि जो तालिबान के आतंकी हैं वो तो आम नागरिक हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले और क्रूरता बढ़ती जा रही है। तालिबान के हथियारबंद आतंकवादी धीरे धीरे काबुल के करीब पहुंच रहे हैं। इस दौरान तालिबान के आतंकवादी अफगान सैनिकों और अमेरिका के सहयोगियों के साथ साथ पत्रकारों और आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तालिबान में कोई ऐब नजर नहीं आता। बड़े बड़े हथियार लेकर दहशत फैलाने वाले, निर्दोषों का खून बहाने वाले तालिबानी आतंकी इमरान खान को आम नागरिक लगते हैं। Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. And if there are some civilians in these camps, how is Pakistan supposed to hunt these people down? दरअसल पाकिस्तान की पुरानी समस्या रही है कि पहले उसने आतंकवाद का बंटवारा किया और अब वो तालिबान के आतंकवाद को भी बांट कर देख रहा है। जो उसके हित में वो अच्छा तालिबान, जिससे उसे खतरा वो बुरा तालिबान। अब तालिबान पर पाकिस्तान के दो रुख समझिए। अगर तालिबान अफगानिस्तान में है तो अच्छा है, वहीं पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की नजरों में खटकता है। कंधार में कॉमेडियन की हत्या करने वाला पाकिस्तान की नजरों में गुड तालिबान है, वहीं पाकिस्तान में स्कूली बच्चों की हत्या करने वाला बैड तालिबान। अफगानिस्तान में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट की हत्या करने वाला तालिबान पाकिस्तान को अच्छा लगता है, वहीं पाकिस्तान में फिदायीन हमले करने वाला तालिबान पाकिस्तान को खराब लगता है। पाकिस्तान की नजरों में अफगानिस्तान के सैनिकों को मारने वाला तालिबान अच्छा है और पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करने वाला तालिबान खराब है। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसका पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है, इनसे आपस में कोई तालमेल ज्यादा नहीं है। वो तालिबान और पाकिस्तान के अंदर का तालिबान अलग है, इनका अभी तक तालमेल नहीं है। बल्कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान को। डर ये है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट कर दिया तो पाकिस्तान की सरकार के तो और बुरे हाल हो जाएंगे। राइट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.